जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। और पिछले कुछ दिनों से हम कोचिंग माफिया जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्षेत्र में रूल कर रहा है और उन्होंने पूरे बच्चों के इस कोचिंग इंडस्ट्री पे एक तरह से कब्जा कर लिया है और वो बच्चों को उन्होंने अपने चंगुल में ले लिया है। तो आज हमारे पास ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं, इनका नाम कपिल रामवानी है और ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे और उसके बाद हम इनसे बात करेंगे कि जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, जो तैयारी करने जाते हैं और जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में और कोचिंग मंडियों में जाते हैं, उनका क्या अनुभव होता है और वो क्या महसूस करते हैं। तो ये हाँ कपिल, ज़रा अपने बारे में बताइए कुछ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे को इस चैनल पे लेने के लिए। तो मैं इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट हूँ, योर एवरेज इंजीनियरिंग जो। और साथ में आई एम अ राइटर, कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ मैं पिछले 1.5 साल से। 10th मैंने मेरे अपने शहर भिलवाड़ा राजस्थान में किया था। आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ माई स्कूल। आई स्कोर्ड 10 CGPA इन 10th एंड देन इन 12th आई टॉप्ड माई स्कूल विद 93%। आई हैड साइंस एंड मैथ्स बैकग्राउंड। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो आपने इंजीनियरिंग करनी है, ये डिसीजन कब लिया, क्यों लिया और व्हाई डिड यू डिसाइड टू बिकम एन इंजीनियर? और इस इंजीनियर बनना है ये डिसीजन लेने में आपके पेरेंट्स का या किसका इन्फ्लुएंस रहा या आपका खुद का डिसीजन था? पहले जरा इसके बारे में बताइए। आ, मैंने 2007 यानी जब मैं 7 साल का था, 7 भी नहीं 6, ठीक है, आई वॉज बॉर्न इन 2001। तो जब मैं 6 साल का था आई एम यूजिंग कंप्यूटर्स फ्रॉम दैट टाइम, क्योंकि हमारे घर में 2007 में मुझे एक पर्सनल कंप्यूटर देखने को मिल जाता था, क्योंकि वो एक शॉप थी हमारी मोबाइल की, वहाँ यूज़ हो रहा था। वहाँ से आई स्टार्टेड गेटिंग ए नैक फॉर कंप्यूटर्स। मतलब मैं MS वर्ड में अपने बारे में एसेज लिखा करता था तब से, ठीक है, 2007 में, जब कंप्यूटर्स इतने नॉर्मल नहीं होते थे। उसके बाद लैपटॉप भी मेरे घर में बहुत जल्दी आ गया, तो कंप्यूटर से बहुत जुड़ाव था मेरा। तो अब जो जनरल एक स्टूडेंट है, उसको नहीं पता होता ना कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या करना होता है, क्या कर सकता हूँ मैं जो मुझे इससे जुड़ा रखेगा। तो धीरे धीरे जब मैं 10th में आया, देन आई गॉट टू नो कि भाई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज़ समथिंग जिसमें आप जाके कंप्यूटर्स के बारे में और सीख सकते हैं। हैकिंग वाज एथिकल हैकिंग वाज अ फील्ड जो मुझे बहुत एक्साइट करता था शुरू से, बचपन से। तो दैट्स वाई आई टुक द डिसीजन। पेरेंट्स का इसमें इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, क्योंकि हमारे घर में वो ट्रेंड नहीं है कि आपने 95 लाना ही लाना है, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा कुछ। मतलब पापा ने कई बार मार्क्स ही नहीं पूछे, कई बार उनको मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ तक तो उन्हें मालूम ही नहीं होता था ये कौन से स्टैंडर्ड में। उनसे अगर किसी शादी और किसी फंक्शन में कोई पूछ लेता था ना कि आपके बच्चे किस स्टैंडर्ड में है जी, तो मम्मी की तरफ मुंह कर लेती कि किस स्टैंड में बताना। ऐसा होता था, उन्हें पता भी नहीं होता था हमारा क्या चल रहा है। तो ऐसा प्रेशर वाला सिचुएशन कभी हमारे घर पे रहा ही नहीं, तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम था इसमें। तो फिर किस क्लास में आपने डिसाइड किया कि नहीं, आपने तो इंजीनियरिंग करनी है और यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम? आफ्टर माई टेंथ आई डिसाइडेड दिस। फिर 11th में वंस अगेन अ कन्फ्यूजन केम। जब मैं 11th में आया, आई टुक कॉमर्स फॉर अ फ्यू डेज, 2 और 3 डेज। मैंने कॉमर्स भी पढ़ के देखा। 10th में जो बेसिक आप साइंस मैथ्स पढ़ते हैं वो तो था ही, मैं जब इंटरेस्ट करता था वो। पर फिर मुझे लगा कि ये जो इंजीनियरिंग की फ़ाइट है ना, IIT JEE जो एग्ज़ाम है, जो JEE मेंस है, ये बहुत भारी है, ये बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस बन जाएगा मेरे लिए। तो मैंने आई बैक्ड ऑफ कि नहीं यार, इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सोचते। आई टुक कॉमर्स फॉर अ फ्यू डेज, फॉर लाइक 7 days मैं कॉमर्स की क्लास में बैठा। आई स्टडीड अकाउंट्स, BST, जो भी बेसिक कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं। आई फाउंड आउट कि ये तो अपने लिए नहीं है, ये इसमें मज़ा नहीं आया। जब उसने बोला ना कि आप जनरल एंट्री करो, टेबल बनाओ और ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो वहाँ समझ आ गई कि नहीं, ये नहीं था। फिर बाय चांस आई गॉट अ चांस टू स्टडी मैथ। आई डिडंट टुक मैथ विथ कॉमर्स, आई टुक कॉमर्स विथ C++, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो मेरा नैक था वो भी मैं उसमें फुलफिल कर रहा था, और मैं एक इजी सब्जेक्ट पढ़ रहा था ऑन द साइड, कॉमर्स। इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। फिर 11th में जब मेरे को एक दिन मौका मिला मैथ्स की क्लास में बैठने का, बाय चांस, लाइक शायद कंप्यूटर की मैम नहीं आई थी समथिंग, तो मैंने जब वो मैथ्स की क्लास ली ना, तो मुझे लग गया कि मैथमेटिक्स एंड साइंस इज़ समथिंग विच एक्साइट्स मी अलॉट, अलॉन्ग विद द कंप्यूटर साइंस पैशन। ये चीज़ें अच्छी, मतलब वो जो प्रॉब्लम्स थी ना, दैट ऐसे लग रहा है बुला रही है मुझे कि सॉल्व करना।
तो इसलिए फिर मुझे साइंस मैथ्स में मैंने ट्रांजिशन किया, 11th में मैं साइंस मैथ्स में आ गया, एंड देन प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग हैपेंड इन द समर ब्रेक्स, जो आपको 1 महीने की क्लासेस आपकी चल जाती हैं 10th के बाद, आपके रिजल्ट्स आने से पहले ही वो आपको 11th का पढ़ाना शुरू कर देते हैं बाय योर इंटरेस्ट, कि आपको क्या इसमें इंटरेस्ट है, वो सब्जेक्ट्स आपको वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं 1 महीने के लिए। फिर आपके रिजल्ट्स आते हैं 10th के, और फिर 10th के रिजल्ट्स आने के बाद फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस। तो अच्छा, फिर मुझे बताइए कि आमतौर पे जब लड़के ने ये डिसीजन ले लिया कि उसने इंजीनियरिंग करनी है, तो वो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ भागता है, कोचिंग नगरियों की तरफ भागता है। बट जैसा आपने मुझे बताया कि यू डिडंट गो फॉर कोचिंग, व्हाई डिडंट यू गो फॉर कोचिंग? ओके, आई विल टेल यू। तो आई ऑलवेज स्टडीड विद माई फ्रेंड्स, लाइक वो लोग मेरे साथ, मेरे ऐसे भी दोस्त थे मेरी 10th में जो नर्सरी से मेरे साथ थे, जिन्होंने नर्सरी से मेरे साथ एजुकेशन ली, और वो 10th तक मेरे साथ थे। देन हम लोग साइंस मैथ्स में, जब मैंने कॉमर्स लिया तब मैं उनसे अलग हो गया था, बट फिर वंस अगेन व्हेन आई केम इनटू साइंस, वो लोग साइंस में ही थे। व्हेन आई टुक साइंस तो मैं उनके साथ ही था। तो कोचिंग की तरफ जो भागने का सिनेरियो था, वो हम में से एक जो था, वी हैड अ ट्रायो ऑफ फ्रेंड्स, जो 3 लोग थे हम में से एक ने कोटा जाने का प्लान किया। तो hearing to hear his experiences of that month, of the first month he lived there, they terrified me from inside. क्या, मुझे तो मैं आपको स्पेसिफिक बताता बताइए, हूँ, मुझे स्पेसिफिक जरा बताता हूँ। स्पेसिफिक बताइए। द फर्स्ट डे ही गॉट देयर, ही वॉज, हाँ, तो जिस पहले दिन जब वो वहाँ पे पहुँचा ना कोटा, तो उसकी फाइट उन लोगों से हो रही थी जो लोग ये पढ़ाई 8वीं से कर रहे हैं। वहाँ पे 6ठी से कोटा में बच्चे एलन में पढ़ रहे हैं। तो अगर वो लोग के साथ आप compete करोगे, क्योंकि ये सिलेबस जो आपको वो अभी पढ़ा रहे हैं, जो आपने देखा पहली बार है, वो लोग इसको थोड़े थोड़े डोजेज में उनको 6ठी से दे रहे थे। ऐसे लोग भी थे उसके बैच में। तो जब उनके साथ आप compete करते हो ना, तो आपकी स्पीड और उनकी स्पीड में मतलब 10 गुने तक का अंतर आ जाता है। आप इतना मुश्किल हो जाता है आपके लिए उनके साथ compete करना, तो आपकी सेल्फ एस्टीम मर जाती है कि हमने जो पढ़ा 10th तक, दैट वाज गार्बेज। आपकी नज़र में ये आ जाता है कि दैट वाज कंप्लीट गार्बेज। तो वो चीज़ें एक तरीके से मतलब टेरिफाइंग थी। फिर वहाँ का जो रहने का एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आप जहाँ पे आप रूम लेते हो और जहाँ आपकी कोचिंग होती है, उसमें बहुत डिस्टेंस होती है जनरली, क्योंकि आसपास में बहुत महंगा होता है रूम। कोई मिडिल क्लास इंसान नहीं अफोर्ड कर पाए, इतना महंगा होता है आसपास रूम कोचिंग्स के। तो जब वो गया वहाँ पे, दैट जो जो ट्रैवल का हसल है, रोज़ उसने ऑटो पकड़नी है, रोज़ उसने कोचिंग तक जाना है, वहाँ उसने 8-8 घंटे पढ़ना है, फिर वापस उसने वापस आना है, फिर वहाँ पे जो खाना जो भी पीजी में उसको मिलता है वो खाना है उसने। और जो एक मतलब किसी के लिए वो स्ट्रगल शेपिंग भी हो सकती है, पर किसी के लिए वो स्ट्रगल टेरिफाइंग भी हो सकती है। तो मुझे उस वक्त बीइंग अ 16 ईयर ओल्ड वो स्ट्रगल बहुत टेरिफाइंग लगा। आफ्टर मतलब एक तो आप वहाँ पे कोचिंग में तो स्ट्रगल कर ही रहे हो, ठीक है, और अब आप एकदम से घर से निकल के भी आए हो, तो वो स्ट्रगल अपनी जगह अलग है। तो वो स्ट्रगल एक तरीके से मुझे टेरिफाई की, जिसकी वजह से आई डिडंट टुक दैट डिसीजन। और आई एम ग्रेटफुल कि मैंने कोटा जाने का एटलीस्ट डिसीजन नहीं लिया। लेटर आई एनरोल्ड इन, लाइक यू कैन से दैट अ कोचिंग। वो कोचिंग तो नहीं थी, वी वर वेरी लाइक फेमिलियर विद आवर टीचर्स। इवन जो मेरे मैथ्स और फिजिक्स के टीचर थे, उनके घर पे मैंने कई बार खाना खाया, कई बार उनके वहीं रुका हूँ मैं पढ़ने के लिए। उन्होंने रात रात भर बैठ के ही मुझे पढ़ाया। तो दैट वाज अ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन दैट प्रिपरेशन जर्नी। तो मुझे इसलिए मैंने कोटा जाना प्रेफर नहीं किया। तो मुझे आप ये बता रहे थे कि ना कोचिंग में वो स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग कर देते हैं, उसके बारे में बताइए, और उसका क्या एक बच्चे की साइकी पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है? बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपको पहले प्रभाव बताता हूँ। वो इस हद तक उसको तोड़ सकती है वो ग्रेडिंग, कि उसके लिए वो ग्रेडिंग डेस्टिनेशन बनने लगती है। पहले तो डेस्टिनेशन तोड़ दी, लाइफ में एक अच्छा इंजीनियर बनने की डेस्टिनेशन लेके निकले थे ना आप, तो अब आपकी डेस्टिनेशन हो गई आईआईटी क्लियर करना और एंट्रेंस लेना। उस डेस्टिनेशन की भी और छोटी डेस्टिनेशन हो जाती है उसकी, मतलब उसकी इतनी छोटी हो जाती है माइंडसेट, सामने दीवार ही दिखती है बस उसको, कि ये बैच मेरा A4 क्यों है, A1 में क्यों नहीं हूँ मैं, या मैं A6 में हूँ, मेरा दोस्त तो A4 पहुँच गया। ठीक है, वो ग्रेडिंग ऐसे होती है। वो आपसे एक प्री एंट्रेंस टेस्ट वो भी लेते हैं कोचिंग वाले भी, ठीक है। तो जो आपका बेसिक टैलेंट है उसके हिसाब, जो आपने 10th तक करा है अच्छे से करा हो अगर,
तो वो आपको स्कॉलरशिप्स देते हैं उसके हिसाब से फीस पे, और ऐसी कोई बहुत बड़ी स्कॉलरशिप नहीं देते वो आपको कभी भी, बट जो वो इससे ये पता लगा लेते हैं कि नेचुरली टैलेंटेड बच्चे कौन से हैं जिन्होंने रैंक करना ही करना है, तो वो कोचिंग इस उनको एक तरह से वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं, बिल्कुल वो ज्यादा लाडले बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल, उनकी धंधा तो ये बच्चे चलाएंगे, ये बाकी पैसे कमा रहे हैं उनसे वो। हाँ, तो जो लोग जिनका सिलेक्शन का ज्यादा चांस होता है उनको ज्यादा घी खिलाया जाता है, और जो सिर्फ पैसे लेने उनको बोले इनको तो सूखी रोटी खिला दो, चाहे जैसे पढ़ा दो, चाहे जैसे पढ़ा हैं, वो सिर्फ पैसे दे रहे हैं। असली फोकस उन बच्चों पे है जो उन्होंने छांट लिए हैं कि नहीं ये रैंक ला सकते हैं। ये ऑल इंडिया रैंक में अच्छा, आपने मुझे अभी एक बड़ी मजेदार बात बताई थी कि जेईई मेंस में सेलेक्ट होके इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचना इज द जर्नी, उसको, उस पूरे कॉन्सेप्ट को ये कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। वुड यू प्लीज एलैबोरेट, आप इसके बारे में जरा मुझे डिटेल में बताइए। एक कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो जेई है, चाहे वो प्री मेडिकल है, विच एवर इट इज़, चाहे किसी गवर्नमेंट जॉब का ही एग्ज़ाम है, वो आपकी जर्नी है आपको वहाँ तक पहुँचने की, वो आपको एक स्टॉप पे लेके जा रही। मैं बस में निकला, आई स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए और मैं पॉइंट बी तक पहुँचा, वहाँ मुझे वहाँ पे वो एक माइलस्टोन है, मैं कह रहा हूँ, मैं ये मना नहीं कर रहा वो माइलस्टोन नहीं है, लेकिन बी से आपने सी बनना था, आपने एक बहुत अच्छा इंजीनियर भी तो बनना था ना। कोचिंग आपको ये आपके मन में भर देती है कि एक बार बेटा बहुत मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि मतलब तोड़ दो अपने आप को, फिर मजे ही मजे, आईआईटी चले जाओ मजे ही मजे, वो आपके दिमाग में ये चीज डेली डाल रहे हैं। मतलब वो सिर्फ आईआईटी में एडमिशन लेने को ही अल्टीमेट, मतलब वो हो गया था, यूरेका हो गया, डेजावू हो गया, बस वही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। जबकि वो तो जर्नी की शुरुआत है। इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेना आईआईटी में, ये तो जर्नी की शुरुआत होनी चाहिए। पर यहाँ पे कोचिंग में आपको ये समझाया जा रहा है कि बस वहां पहुंच जाओ, उसके बाद तो फिर मौज ही मौज है। हाँ बिल्कुल, वो आपको एग्जैक्टली यही साइकी दे रहे हैं। अच्छा, इस साइकी के साथ जब बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो उसको फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? उसके ऊपर मैं प्रोफेसर एच.सी. वर्मा को कोट करना चाहूँगा। उनकी जो फिज़िक्स की किताब है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स, जी, जो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने अगर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की तो वो किताब नहीं पढ़ी। ठीक है, उन्होंने 94 में वो किताब लिखी, आज तक उसका सेकंड एडिशन नहीं लिखा उन्होंने। 94 में वो किताब इतनी अच्छी थी कि आज भी उसके कॉन्सेप्ट और उसकी रेलेवेंस आज भी है। उन्होंने बोला कि हमारे पास आईआईटी, वो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, ही रिटायर्ड सम टाइम बैक। तो आईआईटी कानपुर में जब बच्चे आते हैं ना, तो उनका माइंडसेट ये हो चुका है कि हम तो कर चुके हैं भाई साहब, अब नहीं हमने करना। तो आप जबकि मेहनत कर रही थी हम कर चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, वो इस माइंडसेट से जाते हैं कि जो मेहनत हमने कोचिंग में कर ली वो कर ली, अब तो सिर्फ मौज लेनी है, मौज लेनी। जबकि इनफैक्ट पढ़ाई तो अब शुरू हुई है। अब शुरू हुई है, तो वो जब वहां की पढ़ाई करते हैं ना, उसमें वो छोटे छोटे शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, इंजीनियर जो है वो एक रात पहले पढ़ने की स्कीम लगाना कि बस कल पेपर है आज पढ़ लूँ हो जाएगा, और कई छोटे छोटे मतलब क्या बोलते हैं, कटिंग द कॉर्नर्स, वो आपको वही तरीके वो लगा। अब एच.सी. वर्मा ने एक बच्चे को 0 मार्क्स दिए एक क्वेश्चन में, उसमें उसे ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन काउंट करना था, जो कि 9 अर्थ की रेडियस काउंट करनी थी, जो कि लगभग 8 या अर्थ की रेडियस जो आती है वो 6000 किलोमीटर समथिंग आती है। ठीक है, उसने 6 किलोमीटर निकाल दी और उसको ये फील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत करके आया। समझ रहे हो, मतलब उसने पेपर पे 6 किलोमीटर अर्थ की रेडियस निकाली है। कॉमन सेंस कहाँ था? 6 किलोमीटर अर्थ की रेडियस कैसे हो सकती है? पर उसने निकाल दी, और जब एच.सी. वर्मा सर ने उसको 0 दिया ना, तो उससे पूछता है जाके कि सर मैंने सब कुछ ठीक किया था, लास्ट में मेरे से कैलकुलेशन एरर हो गई जिसकी वजह से मेरा आंसर 6 आ गया, जो कि 6000 आना चाहिए था, मेरे कैलकुलेशन एरर हो गई मेरे से। तो एच.सी. वर्मा सर ने कहा कि भाई तुम सब्जेक्ट वहाँ आईआईटी के लिए जब पढ़ रहे थे ना, तुमने मशीन की तरह सब्जेक्ट पढ़ा, इससे दिल से कभी तुमने समझने की या इस सब्जेक्ट से तुम्हारी कोई जुड़ाव ही नहीं है, तुम्हारे को फील ही नहीं आया कि मैंने अर्थ का जो रेडियस है वो 6 किलोमीटर निकाल दिया है। हाँ। तो वो गलत हो सकता है, मतलब आपको फील तो आ जानी चाहिए थी ना, कॉमन सेंस कि यार ये तो कुछ गलती हो गई, ये तो गलती हो गई, तो आपको दिख जाती वो। तो उन्होंने उसको बोला कि इस पे मैं आपको 0 से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। इससे उन्होंने साइड किया कि वो लोग जो है ना, वो अपनी मेहनत जो भी थी वो डाल चुके हैं, अब उनका माइंडसेट है कुछ ना करने का। तो इसलिए आप जब सुनते हैं ना कि आईआईटी जाने के बाद बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आईआईटी पहुंचने के बाद इतनी ग्रूलिंग जर्नी उसने कर ली, और जब आईआईटी
इज अ लिटिल ईजियर। अगर आप सिर्फ एग्जाम पास करने की बात करें तो आईआईटी जेई से तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी ईजियर, कॉलेज तो ईजियर हो गए। तो वहां पे जाके वो क्यों सुसाइड कर लिया? वो वाली जर्नी तो उसने कर ली थी, इतनी ग्रुलिंग जर्नी क्यों कर लिया? क्योंकि उसको लगता था कि यहाँ तो मैंने मौज ही करनी है। जब उसको वहां पे भी प्रेशर पड़ा तो उसको लगा क्या ही है, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया कि धोखा हो वहां गया भी ना। इतनी हाँ मेहनत हाँ करो और हाँ, यहाँ भी इतनी मेहनत मैं करूँ। इतनी मेहनत करूं। और वो तो उनको सुपर हीरो मान के बैठा था ना जो उसको वहां पढ़ाते थे। वहां के टीचर्स जो है ना आपके कोटा के, वो बच्चों के सुपर हीरो हैं। वो उनके लिए जान देने को तैयार है। जब टीचर्स डे के सेलिब्रेशन होते हैं ना एलन में, एलन आकाश यहाँ पे, तो वहां पे लोग दिल फेंकते हैं अपने टीचर्स पे। तो वो तो मेरे से झूठ कैसे बोल रहे हो सकते थे? मेरे पापा जब बचपन में मेरे सुपर हीरो थे, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ बताई जो आज मैं रियलाइज़ करूंगा ये कैसे हो सकता है कि इन्होंने कैसे मेरे साथ झूठ बोल दिया, तो वो चीज़ आपको खाने लगती। इसलिए वहाँ पे वो जो माइंडसेट है वो आपको फिर आईआईटी में परेशान करता है इनिशियल ईयर्स में। फिर आप धीरे धीरे उसको संभाल पाते हैं। तो जब आपने ये डिसाइड किया कि नहीं, यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी कोचिंग, और आप घर पे रह के ही आप रेगुलर स्कूल करते रहे, और फिर आपने सिर्फ ट्यूशन्स के तौर पे कोचिंग ली, वो उसके उस अनुभव के बारे में बताइए। और क्या डू यू रिग्रेट कि आप कोचिंग नहीं गए? अगर आप कोचिंग गए होते तो कुछ बेटर कर पाते? दिस रिग्रेट हैज़ बिन विद मी कि शायद मैं कोचिंग गया होता तो मे बी आई वुड हैव डन बेटर, बिकॉज आई इन जेई मेंस आई रैंक्ड 51,000। और मेरे जो दोस्त जो मैंने आपको बताया ही वेंट टू कोटा, ही रैंक्ड 5,000। ठीक है। और हम लोगों की अब जो इंजीनियरिंग की जर्नी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो कैंपस, जिस कैंपस पे वो है और जिस कैंपस में मैं हूँ, उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बहुत सारी चीज़ों का। और मेजरली अपॉर्चुनिटीज़ का, जो जॉब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है ना, उनका बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब आप किसी एनआईटी आईआईटी की बात करते हैं और एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करते हैं। बट स्टिल जो एक्सपीरियंस मेरा था, आई थिंक जो वो 2 साल उसने वहाँ निकाले थे, वो उससे कहीं बेटर था मेरा एक्सपीरियंस। हमने भी पढ़ाई ऑलमोस्ट वैसी ही की वहाँ पे। हम लोग मतलब हम लोगों ने रात रात भर रुक के पढ़ाई की है अपने टीचर्स के साथ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते थे जो नहीं समझ आते थे तो घंटों घंटों उसी पे लगा के करते थे हम लोग। रिवीजन के प्लान्स हम बनाते थे हमारी कोचिंग में कि अब हमारा कोर्स ख़त्म हो गया है, रिवाइज हमने जनवरी तक करना है। एक्सेल शीट पे मैंने बैठ के बनाया था कि हम लोग रिवीजन इस तरीके से करेंगे और उस तरीके से हम लोगों ने। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ब्रीद करने दिया उस सिस्टम ने। इट लेट मी गेट माई थिंग्स ऑल्सो इन टू द जर्नी। लेकिन जो वहाँ का सिस्टम है वो तो वहाँ का सिस्टम है ना, वो आपने उसी सिस्टम को फॉलो करना है। शायद उससे रिजल्ट्स निकलते होंगे, आई डोंट नो, पर उस सिस्टम को फॉलो करने से मच बेटर मैं मानता हूँ कि जो जो चीज़ हमने यहाँ की दैट वाज अ वे वे बेटर एक्सपीरियंस। नहीं, आज एक बच्चा स्टूडेंट जो है कोचिंग पढ़ने जाना चाहता है, आप उसको क्या सलाह देंगे? अगर आप कोचिंग पढ़ने जाने की सोच रहे हो, वंस एंड फॉर ऑल समझ लो कि ज़माना बदल चुका है। ये 90s नहीं है जहाँ पे 90s में तो चलो आईआईटी जेईई का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता होगा। 2000 2005 2010 तक मानूं मैं, जहाँ पे कोचिंग जाना ही ऑप्शन होता था आपके पास। अब तो ऑनलाइन का इतना रेवोल्यूशन आ गया ना आपके पास। वही कोचिंग आपको जो वहाँ 4 लाख लेगी ना, वो आपसे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में 75,000 रुपये ही लेगी। आप अपने घर बैठिए, वो आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। जो लेक्चर्स वो वहाँ देंगे वही रिकॉर्ड होंगे, वही आपको यहाँ प्रोवाइड होंगे। लाइव डाउट सेशंस वो आपके लिए कंडक्ट करवाएंगे। प्लस आपका जो स्टडी मटेरियल वहाँ मिलता है आपको, वो आपको टर्म बाय टर्म जब जो मिलना चाहिए वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, कोचिंग से आपको आता रहेगा या एक साथ आ जाता होगा डीएलपी में। तो आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले लो, क्योंकि जो वहाँ का रहन सहन जो चीज़ें हैं ना वहाँ पे, वो आपको और भी मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन बना देगी आपकी तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। जो कोटा है ना, वो बहुत एक अलग जगह है, वो आपको दोनों तरफ कंज्यूम कर सकती है। कई लोग इस वजह से वहाँ खप जाते हैं कि बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। वो अच्छे को डिफाइन किए बिना वो घिसे जा रहा है, तो एक तरीके से इधर घिस जाते हैं। और जो लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि यार क्या है यार, कहाँ फंस गया हूँ मैं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ और मेरे को क्यों डेली कोचिंग जाना है, वो लोग मज़े में खप जाते हैं। वो इतना वहाँ पे चीज़ें करते हैं, ऐसी उल्टी सीधी गेम्स खेलना। मतलब इवन कोचिंग बंक करके गेम्स खेलना इज़ अ कॉन्सेप्ट इन कोटा, नोन टू एवरीवन। तो जो बच्चे कोचिंग में वो जो ग्रेडिंग सिस्टम में पिछड़ जाते हैं, और जो लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं,
उनके ऊपर जो मनोवैज्ञानिक जो दबाव पड़ता है और उसके जो बड़े भयावह रिजल्ट्स आते हैं, उनके बारे में ब्रीफ में बताइए हमें ज़रा। कोटा फैक्ट्री एक सीरीज़ थी टीवीएफ की, अगर आपने उसमें देखी तो उसमें जीतू भैया करके एक टीचर को दिखाया जाता है। काफ़ी आइडियलिस्टिक लगी थी मुझे, वो उतना अच्छा नहीं होता है एनवायरनमेंट। तो जो वो कोटा में वो उस सीरीज़ के शायद एपिसोड 1 में ये डायलॉग है कि बेटा बच्चे कोटा से 2 या 3 साल में निकल जाते हैं, कोटा उनसे 10-10 साल नहीं निकलता। इतना ग्रूलिंग एक्सपीरियंस है वो कि आप वहाँ सब भूल जाते हो, किसकी किससे शादी हुई, किसने कहाँ किसकी सरकार बनी। आई एम कोटिंग दैट सेम डायलॉग, किसकी किससे शादी हुई, किसने किससे कहाँ सरकार बनी, आप सब भूल जाते हो। आपको सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, आईआईटी 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 आईआईटी। मतलब उसके अलावा दूसरा शब्द नहीं सुन रहे हो आप। और फिर जब आपका वहाँ नहीं हो पाता, जब आप आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाते, आप किसी भी कॉलेज में ले लो कितना ही अच्छा हो, आईआईटी नहीं है ना, आईआईटी तो नहीं है ना तो वो आपके अंदर घुसी रहेगी वो बात, वो रिग्रेट आपके यहाँ चलता रहेगा कि मैं नहीं कर पाया, आई डिडंट डू। चाहे आपने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि हर चीज़ सबके लिए बनी भी नहीं है ना, हर बच्चा थोड़ी आईआईटी जी क्लियर कर पाने वाला था। 10 लाख लोग थे, 10,000 सीट्स थी, ऑब्वियसली 10,000 हो सकते थे जो अलग होंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते थे जिनसे नहीं होने वाला था। तो वो लोग भी उस रिग्रेट को लेके अपना कॉलेज निकालते हैं पूरा 4 साल का, उसके बाद 2-3 साल जॉब में लगने के बाद जब उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे वापस आने लगती है, कि क्योंकि अब वो कुछ कमाने लगा है, अपना सब कुछ चलाने लगता है ना इंसान, जब तक तब जाके उसकी वो एस्टीम जो वहाँ गिरी, जो वहाँ कम परफॉर्म करने की वजह से जो टूटी ना एस्टीम, वो वापस आते आते 10 साल लग जाते हैं उसको। वो मतलब 17 में टूटा, 27 तक जाके वापस आदमी बनता है। इतना ग्रूलिंग एक्सपीरियंस है कोटा में ना परफॉर्म कर पाने का। ये कपिल से बात, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है, बहुत गहरा है, और कपिल से बात हमारी ये लंबे समय तक चलेगी। और आज की एपिसोड में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्दी अगले एपिसोड में मिलते हैं। और कपिल से हम ये जानना चाहेंगे अगले एपिसोड में कि एक स्टूडेंट जो वहाँ कोचिंग में नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मनोबल को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उसको क्या करना चाहिए, और वहाँ पर उसको किस प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो उसे नहीं मिलता। ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।